जय हिंद दोस्तों। मैं योगेश प्रजापत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं टॉपिक लेके आया हूं नाइट्रोजनिक अपशिष्ट के बारे में, जिसके कुछ पार्ट हमने पहले बना दिए हैं और आज हम बात करने वाले हैं कि मूत्र का निर्माण कैसे होता है। अगर आपने हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा है जो हमने नाइट्रोजनिक अपशिष्ट के बारे में बनाए थे, तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ उनको पहले ज़रूर देखें और उसके बाद इसे देखें और इसे पूरा देखें ताकि आपके अच्छे तरीके से समझ में आए। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने बहुमूल्य सुझाव देना नहीं भूलें। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि जब आपने देखा था, आपको पहले बताया भी गया है कि जो आपका ये उत्सर्जन तंत्र होता है दोस्तों, ये पूरा जो एक उत्सर्जन तंत्र आपका होता है, उसमें ये आपको नज़र आ रहा है, ये लाल वाली एक सीधी लाइन नज़र आ रही है दोस्तों, नज़र आ रही है। ये क्या होती है? महाधमनी होती है दोस्तों। क्या होती है? महाधमनी। और साथ में आपको एक ये नीले कलर में लाइन नज़र आ रही है, ये दोस्तों महाशिरा होती है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आपको ध्यान देना दोस्तों, महाधमनी से वृक धमनी रक्त को अंदर ले जाती है। यानी क्या होता है, जब हमारे रक्त के अंदर जो ये नाइट्रोजनिक अपशिष्ट होते हैं और जो हमारे रक्त के अंदर मिले रहते हैं, ठीक है, तो रक्त को शुद्ध करना होता है। तो ये महाधमनी क्या करती है? महाधमनी से वृक धमनी है, वो रक्त को हमारे किडनी के अंदर ले जाती है। ये दोनों तरफ क्या है, सेम के आकार की किडनी है ना, इनके अंदर ले जाने का कार्य कौन करती है? वृक धमनियाँ करती हैं, जो रक्त को अंदर ले जाती है। इसके बाद प्रत्येक वृक में वृक धमनी प्रवेश करने के बाद पतली शाखा में विभाजित हो जाती है। अब ये धमनी जो आपको नज़र आ रही है अंदर प्रवेश कर रही है दोस्तों, फिर अंदर जाकर अनेक शाखाओं में ये बंट जाती है, जिन्हें हम वृक्क धमनिकाएँ कहते हैं। ये वृक्क धमनिकाएँ नेफ्रॉन के बोमेन संपुट में प्रवेश करती हैं। ये जो धमनिकाएँ हैं वो बोमेन संपुट में क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं, जिसे अभिवाही धमनिकाएँ कहते हैं दोस्तों। दोस्तों, अभी आपने देखा कि वृक्क धमनी है वो आपके वृक्क में, किडनी में प्रवेश करती हैं और कई शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं और कई शाखाओं में विभाजित होकर वृक्क धमनिकाएँ बनाती हैं। और ये वृक्क धमनिकाएँ जो हमारी किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं, जो किडनी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती हैं, उसमें जब ये वृक्क धमनिकाएँ प्रवेश करती हैं, वहाँ पर दोस्तों जब ये वृक्क धमनिका प्रवेश करती है तो वो अभिवाही धमनिका कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिवाही धमनिका कहलाती है। दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तृत देखना है तो पहले के वीडियो ज़रूर देखें, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ये अभिवाही धमनिका कहलाती है। इसके बाद ये अभिवाही धमनिका आगे बार बार विभाजित होकर, ये देखिए दोस्तों, ये अभिवाही धमनिका अंदर आ रही है। अंदर आने के बाद ये देखो और ज़्यादा बंट गई है, और ज़्यादा बंट गई, ये गुच्छे के समान हो गई है दोस्तों। तो ये आगे जाकर बार बार विभाजित होकर महीन केशिकाओं का गुच्छा बना लेती हैं, जिसे केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? इस गुच्छे को ग्लोमेरुलस कहते हैं। फिर यही वापस संयोजित हो जाती है दोस्तों, और संयोजित होने के बाद ये यहाँ से देखिए बाहर निकल रही है। यहाँ से ये क्या निकल रही है? बाहर निकल रही है। और यह बाहर निकलती है उसमें क्या कहलाती है? अपवाही धमनिका कहलाती है। ये गुच्छ पुनः संयोजित होकर अपवाही धमनिका बनाती है। क्या बनाती है? अपवाही धमनिका बनाती है। दोस्तों, जब ये वृक्कीय धमनिकाएँ नेफ्रॉन में प्रवेश करती हैं तो वहाँ पर ये अपवाही धमनिका कहलाती है। ये आपको पता है कि ये क्या कहलाती है? अपवाही धमनिका कहलाती है दोस्तों। और ये अपवाही धमनिका अंदर जाकर कई केशिकाओं में बढ़ जाती है, यानी गुच्छ बना लेती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं।
और फिर ये गुच्छ है फिर से क्या होता है, संयोजित होता है, और संयोजित होने के बाद बाहर एक धमनिका निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, अपवाही धमनिका। दोस्तों जब ये बाहर अपवाही धमनिका निकलती है तो बाहर आकर फिर से ये क्या करती है, अलग अलग भागों में विभाजित हो जाती है। तो ध्यान से देखिए, ये अपवाही धमनिकाएं पुनः विभाजित होकर नेफ्रॉन नलिका पर जाल बना लेती हैं। दोस्तों ये आपको येलो कलर में जो आपको बोमेन संपुट के बाद निकट नलिका और दूरस्थ नलिका नजर आ रही है, इसके चारों ओर क्या बना लेती है, ये एक पतला जाल बना लेती है चारों ओर, ये जाल बना लेती हैं। फिर यहाँ से पुनः संयोजित होकर वृक्क सिरा का निर्माण करती है, और फिर यहाँ पर ये पुनः संयोजित हो जाती है। ध्यान से देखिए, यहाँ से सिंगल निकली, फिर इसने ये जाल बनाया, और जाल बनाने के बाद फिर से ये क्या हो गई, एक में संयोजित हो गई। संयोजित होकर ये वृक्क सिरिकाएँ का निर्माण करती हैं। इसके बाद दोस्तों जब आपको पता है कि एक वृक्क के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन इकाइयाँ होती हैं, तो प्रत्येक नेफ्रॉन इकाई से क्या निकलेगी, ये वृक्क सिरिकाएँ निकलेगी, और ये सभी सिरिकाएँ मिलकर क्या बनाएगी, वृक्क सिरा का क्या करेगी, निर्माण करेगी। और इस वृक्क सिरा से ही फिर रक्त है वो हृदय में पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि नेफ्रॉन किस तरीके से कार्य करता है और किस तरीके से मूत्र का निर्माण होता है। तो आपको ध्यान देना है, नेफ्रॉन के मुख्य कार्य हैं रुधिर में सभी उत्सर्जित पदार्थों को अलग करना, हटाना, यानी जो भी नाइट्रोजनिक अपशिष्ट है उनको हटाना, और रुधिर में आवश्यक पोषक तत्व को बनाए रखना। जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं उनका निष्कासन नहीं हो, उनको बनाए रखा जाए, ये कार्य किसका होता है, नेफ्रॉन का होता है। इसके लिए नेफ्रॉन है वो चरणबद्ध कार्य करता है। क्या करता है, एक क्रम से कार्य करता है, उत्सर्जित पदार्थों को हटाने के लिए चरण में कार्य करता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे निस्संदन के बारे में। दोस्तों निस्संदन की क्रिया क्या है उसको ध्यान से देखना है। यह क्रिया केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस में होती है। दोस्तों आपने अभी देखा था कि जब ये वृक्कीय धमनिकाएं जब नेफ्रॉन इकाई में प्रवेश करती हैं तो वो अभिवाही धमनिका होती है, यानी वो खून रक्त को लाने का कार्य करती हैं। उसके बाद वो केशिका गुच्छ में बन जाती है ग्लोमेरुलस। तो हम वही बात कर रहे हैं, वहाँ जब रक्त लाया जाता है इस ग्लोमेरुलस में आता है, तो यहाँ पर ये क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। निस्संदन की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। ये एक छन्नी की तरह है, यानी आपको पता है दोस्तों, आप घर में दूध है वगैरह जो भी हम छानते हैं, उसी तरीके से यहाँ जो कार्य किया जाता है वो एक छन्नी की तरह कार्य किया जाता है। प्रत्येक मिनट में 1 लीटर जिसमें 500 ml प्लाज्मा होता है। दोस्तों बात कर रहे हैं जैसे 1 लीटर रक्त होता है उसमें 500 ml क्या होता है, प्लाज्मा होता है। इसका भी हम एक वीडियो बना देंगे कि रक्त का निर्माण कैसे होता है। रक्त जो कोशिकाएं तो होती है, कौन सी कोशिकाएं कितनी होती हैं, प्लाज्मा भाग कितना होता है, इसका भी एक वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। तो फिलहाल बात करते हैं कि 1 मिनट में 1 लीटर जिसमें 500 ml क्या होता है, रक्त में प्लाज्मा होता है, केशिका गुच्छ से होकर बहता है, और जिसका केवल 10% भाग ही क्षमता है। तो आपको याद रखना है कि ग्लोमेरुलस में कितना भाग क्षमता है, ठीक है। इसके बाद अभिवाही धमनी का व्यास अपवाही धमनी से क्या होता है, अधिक होता है। यानी रक्त लाने वाली जो धमनिका होती है और रक्त को वापस ले जाने वाली जो धमनिका होती है उसकी तुलना में लाने वाली का व्यास क्या होता है, अधिक होता है। अभिवाही धमनी का व्यास क्या होता है, अपवाही की तुलना में अधिक होता है। और ऐसा होने पर क्या हो जाता है दोस्तों, रक्त का दाब बढ़ जाता है, रक्त का दाब बढ़ जाता है। आपको साथ में ये भी याद रखना है, एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसके 125 ml प्रति मिनट, 125 ml प्रति मिनट अर्थात 180 लीटर एक दिन में रक्त है वो निस्संद किया जाता है। दोस्तों जब रक्त है वो ग्लोमेरुलस में क्या होता है, क्षमता है,
तो अभी मैंने बताया कि अभिवाही धमनी है उसका जो व्यास अधिक होता है अपवाही की तुलना में, तो दाब अधिक हो जाता है, और दाब अधिक होने पर जो इसके छनने की जो क्रिया होती है दोस्तों वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाती है। तो ये आपके आ सकता है एग्जाम में कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो क्रिया है वो कैसे दाब पर होती है, तो याद रखना है उच्च दाब पर होती है। साथ में आपसे ये पूछा जा सकता है कि अभिवाही धमनी और अपवाही धमनी में किसका व्यास अधिक होता है, तो याद रखना है अभिवाही धमनी जो रक्त लाने का कार्य करती है उसका व्यास अधिक होता है, जिसके कारण उच्च दाब बढ़ जाता है रक्त का, और छनने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाती है। इसके बाद दोस्तों अब रुधिर प्लाज्मा में से जल, खनिज लवण, ग्लूकोज और अपशिष्ट आदि छन जाते हैं। तो दोस्तों जब ग्लोमेरुलस होता है वहाँ पर जो छनने की क्रिया होती है उसमें क्या क्या छन जाता है आपको ध्यान देना है। उस समय जल भी छन जाता है, खनिज लवण भी छन जाते हैं, ग्लूकोज की मात्रा होती है वो भी छन जाती है, और साथ में जो नाइट्रोजनिक अपशिष्ट होते हैं वो भी छन जाते हैं। अब केवल रुधिर कोशिकाएं और प्लाज्मा भाग ही छने बिना बचता है दोस्तों। तो याद रखना है कि अब जो छन जाता है उसके अलावा जो कोशिकाओं में जो भी आपकी जो अपवाही धमनिका है दोस्तों, जो अपवाही धमनिका वहाँ से निकलती है उस समय उसमें क्या बच जाता है, ओनली फॉर क्या बचता है उसमें, रुधिर कोशिकाएं और प्लाज्मा भाग ही बचता है। उसके अलावा रक्त से जल, खनिज लवण, ग्लूकोज और अपशिष्ट ये सभी छन जाते हैं। तो इस निस्यंदन की प्रक्रिया में कुछ आवश्यक घटक छन जाते हैं। तो आपको देखना है दोस्तों कौन कौन से आवश्यक घटक थे। दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जब ये छनने की क्रिया होती है बोमेन संपुट में तो वहाँ पर क्या होता है, कौन कौन से आवश्यक घटक जैसे ग्लूकोज है या खनिज लवण है, जो ये आवश्यक घटक होते हैं ये छन जाते हैं। तो अब ये रक्त से बाहर आ जाते हैं और छनकर ये जो बोमेन संपुट के बाद जो नली शुरू होती है उस नली में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस निदान अगले चरण में हो जाता है। निदान का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जैसे इनको वापस रक्त में मिलाना है, क्योंकि ये आवश्यक शरीर के लिए आवश्यक क्या थे, घटक थे, और ये छन गए हैं तो इन्हें वापस रक्त में मिलाने का कार्य जरूरी होता है। तो इसका जो कार्य है वो अगले चरण में संपन्न किया जाता है। इस प्रकार रक्त से छनकर अलग करने की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों कि इस प्रकार जो रक्त से जितने भी जो पदार्थ है जो ये अलग छनकर अलग हुए हैं, ये जो छानने की जो प्रक्रिया है ना वो क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है। इसके बाद आगे दोस्तों पुनः अवशोषण, यह आप समझ गए होंगे कि मैंने अभी बताया कि रक्त में जब छानने की क्रिया होती है तो कुछ आवश्यक घटक भी छन जाते हैं, उन्हें रक्त में वापस मिलाना शुरू होता है। तो आपके चित्र में याद होगा जब आपने पढ़ा था तो अपवाही धमनिका जब शुरू में एक निकलती है लेकिन आगे जाकर जो जाल बना लेती है, जो नलिका के साथ क्या बनाती है, जाल बना लेती है, वो जाल इसीलिए बनाया जाता है कि आवश्यक घटक को वापस अपवाही धमनिका में प्रवेश कराया जाए। जो आवश्यक घटक है वो वापस क्या हो जाएंगे, यहाँ से अवशोषित करवाए जाएंगे। तो ध्यान से देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, पुनः अवशोषण जो चक्कर चल रहा है उसमें अब रक्त अपवाही धमनी से होते हुए बोमेन संपुट से बाहर निकलता है। तो आपको पता है कि ग्लोमेरुलस में वहाँ से छनता है, छनने के बाद वहाँ से रक्त है, अपशिष्ट होते हैं या आवश्यक घटक होते हैं वो तो बोमेन संपुट में आ जाते हैं, इस प्रकार से जो बोमेन संपुट है उसके अंदर आ जाते हैं, फिर वो नली के रूप में बाहर निकल जाएंगे इससे, और जो रक्त है वो अपवाही धमनिका से बाहर आएगा। अब इस जो नली के अंदर आवश्यक घटक भी हैं दोस्तों, यहाँ पर आवश्यक घटक भी हैं, इन घटक को यह अपवाही धमनिका वापस क्या करेगी, अवशोषित करेगी, इनका पुनः अवशोषण किया जाएगा। तो ध्यान से देखिए पुनः अवशोषण में अब रक्त अपवाही धमनी से होते हुए बोमेन संपुट से बाहर निकलता है। वह रक्त जिसमें क्या है, रक्त कोशिकाएं हैं और प्लाज्मा भाग है, बाकी कुछ भी नहीं है दोस्तों इसमें। तो ये बाहर निकलता है और निस्यंदन प्रक्रिया में छने गए कुछ रक्त के आवश्यक घटक नेफ्रॉन नलिका में पहुंचते हैं। किस में पहुंचते हैं, नेफ्रॉन नलिका। कौन कौन सी नलिका थी आपको याद है दोस्तों, इसमें क्या थी, एक तो समीपस्थ नलिका हेनले लूप, और फिर जाकर हमने पढ़ा था दूरस्थ नलिका। यहाँ पर ये
आवश्यक घटक है और ये नाइट्रोजनिक अपशिष्ट पहुँचते हैं, जहाँ अपवाही धमनिका जाल द्वारा, किसके द्वारा, जाल द्वारा इन्हें क्या करती है, पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। जो अपवाही धमनिका का जो जाल है इसके चारों ओर, वहाँ पर ये आवश्यक घटक है, उनको पुनः क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है और रुधिर परिसंचरण में वितरित कर दिया जाता है, यानी वापस रुधिर में मिला दिया जाता है। और इस समय दोस्तों जो अपशिष्ट हैं वो बच जाते हैं। अब बचे हुए अपशिष्ट को संग्रह नलिका में चला जाता है। दोस्तों संग्रह नलिका, इनके बारे में हमने पीछे 3 वीडियो बना दिए हैं जिसमें वृक्क का पूरा वर्णन किया हुआ है, उसको आपको ध्यान से देखना है। यहाँ मूत्र को आवश्यकता अनुसार सांद्र करके के लिए जल का भाग परासरण के द्वारा अवशोषित किया जाता है। अब दोस्तों मूत्र है उसको कितना सांद्र करना है, कितनी उसमें जल की मात्रा रहनी चाहिए और कितनी शरीर के लिए जल की मात्रा आवश्यक है, तो उस अनुसार यहाँ पर जो संग्रह नलिका है यहाँ पर जल का क्या होता है, अवशोषण कर लिया जाता है। यानी कौन सी विधि के द्वारा, परासरण विधि के द्वारा जल क्या हो जाता है, यहाँ पर अवशोषित किया जाता है। और यहाँ पर जो मूत्र है उसको आवश्यकता अनुसार सांद्र रखा जाता है।